देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।
और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर की और आपको बता दें, पाक मतदान के दौरान 3 धमाके हुए हैं। कराची, पेशावर और क्वेटा में ये धमाके हुए हैं। तो मतदान के दौरान ये धमाके हुए हैं। कराची में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 घायल हुए हैं। वहीं पेशावर की बात करें, 4 लोगों की मौत, 20 घायल हुए हैं। तो कराची, पेशावर और क्वेटा में ये धमाके हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान के दौरान कराची, पेशावर और क्वेटा में धमाके हुए हैं और इन धमाकों का अर्थ साफ तौर पर निकल सकता है कि इस मतदान को कहीं ना कहीं, ये जो मतदान चल रहा है, इस मतदान को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की ये कोशिश जरूर हो सकती है। कराची में 10 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं और वहीं पेशावर धमाके की अगर बात करते हैं, 4 लोगों की मौत हुई है, 20 अन्य घायल हुए हैं। तो 3 जगह बम धमाके हुए हैं। बम धमाकों की धमकियां पहले से मिल रही थी और आखिरकार ये धमाके हुए हैं 3 जगह, कराची, पेशावर और क्वेटा में 3 बम धमाके मतदान के दौरान। तो पाकिस्तान में नई लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए चुनाव जारी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मतदान आज शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि मतदान लगातार चल रहा है और मतदान की बात करें, कुल 272 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसके लिए 4670 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। मुख्य टक्कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बीच है। वहीं क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ भी कई राज्यों में इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे सकती है। तो पाकिस्तान में लगातार मतदान जारी है और क्रिकेटर इमरान खान की बात करते हैं, जिनकी पार्टी तहरीके इंसाफ, राज्यों में इन दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर मुस्लिम लीग और इसके साथ साथ क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी। 2 पार्टियां महत्वपूर्ण हैं जिनके बीच में जो पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तान में नई लोकतांत्रिक सरकार चुनने के लिए चुनाव जारी है। सुबह 8 बजे ये चुनाव शुरू हुए हैं और लगातार ये चुनाव अभी चल रहे हैं। शाम को 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। तो मतदान की कुल सीटों की अगर बात करें दोस्तों, 72 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसके लिए 4670 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और इस वक्त स्टूडियो में इसी मतदान पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनन द्विवेदी, जो कि पाक मामलों के जानकार हैं, और उनके साथ प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये धमाके हुए हैं, मतदान जारी है, धमाकों की सूचना पहले से भी मिल रही थी कि धमकियां मिल रही थी जिस तरह से, अब इन धमाकों के क्या मायने निकाले जाए? मैं तो जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए हैं, धमाके हुए हैं, तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि एक तरह का सिंबॉलिक इम्पैक्ट है ये। एक तरह का सिंबॉलिक इम्पैक्ट है, एक तरह का प्रतीकात्मक इम्पैक्ट है, जिसमें एनआरकी को कंटिन्यू करने में पाकिस्तानी मिलिट्री का, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस का और आईएसआई का, और उसके अलावा जो और पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड क्लासेस हैं, उनका इसमें इंटेंशन है। तो इससे ये कहा जाए कि लोगों को अपने घरों में रखा जाए और लोग मतदान करने ना आए, तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है वो वहां पे आगे बढ़े। तो एक तरीके से ये लोगों के अंदर एक फियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की एक तरीका है, और जो किसी अनार्किक या क्राइसिस रिडन या सो कॉल्ड फेल्ड स्टेट के अंदर ये बात हो सकती है, जो कि पाकिस्तान भी इस दौर से गुजर रहा है।
बिल्कुल मनन जी, और इसके साथ साथ बिल्कुल ये बात साफ नजर आ रही है, धमाकों की आशंका पहले से जताई जा रही थी, धमकियां लगातार मिल रही थी और कहीं ना कहीं ये धमाके इस बात को दर्शा रहे हैं कि लोग डरे और डरकर मतदान के लिए ना पहुंचे और सीधे सीधे तौर पर चुनाव जो है वो भ्रमित हो। यहाँ सुब्रतो जी हमारे साथ भी मौजूद हैं। सुब्रतो जी, आप क्या कहेंगे इन धमाकों से? वोटिंग जाहिर तौर पर इस पर असर पड़ेगा, मतदाताओं पर असर पड़ेगा, डर है और उस डर के चलते कहीं ना कहीं मतदान करने नहीं आएंगे, जाहिर तौर पर मतदान प्रभावित यहां पर नजर आएगा। देखिए, पहले से ही आतंकवादियों का, तालिबानियों का यही कोशिश था कि जितना कम लोग वोट करने के लिए आए वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। पर इसमें दो चीज है जी। पहले आप देखेंगे जो कहीं भी जो ये मौत हुआ है, आतंकवादी जो हमला हुआ है, फिर भी लोग डरे नहीं, हटे नहीं। आप सुबह को याद होगा जब चुनाव शुरू हुआ तब कराची में कहीं कहीं जो पोलिंग था वो देर में शुरू हुआ, क्योंकि कहीं बक्सा नहीं पहुंचा, कहीं एजेंट भी लेट में पहुंचे, फिर भी हजारों लोग लाइन में खड़े रहे। तो लोकतंत्र के ऊपर जो विश्वास पाकिस्तानियों का अभी नजर आ रहा है, उससे मुझे नहीं लगता जो आतंकवादी यहां ज्यादा कामयाब होंगे। पाकिस्तान में पहले भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम ही होता था, करीबन 40% में ही रुक जाता था। तो मुझे लगता है उससे कुछ ज्यादा ही होगा। तो आतंकवादी तो कोशिश करेंगे जो इसको डिरेल करे और इसको आगे बढ़ाए। पर अभी जो मयंक ने जैसे कहा, मुझे नहीं लगता ISI ये काम करेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक चीज तो करीबन तय हो गया जी। जो पहले जैसे एक दफा आर्मी रूल होता था, उसके बाद सिविलियन रूल होता था जी। वो स्टेज खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान भी एक उभर रहा है रिस्पॉन्सिबल स्टेट करके। उसमें कमियां पाकिस्तान के बहुत सारे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो कोशिश हम लोग भी करते हैं, हर चीज में हम भी कामयाब नहीं होते हैं। नक्सलाइट वायलेंस हिंदुस्तान में भी होता है जी। फिर भी पाकिस्तान में मुझे लगता है जो पूरा कोशिश यही है जो सिविलियन जो रूल है वो कायम हो जाए, और इससे पाकिस्तान का जो दुनिया में इज्जत है वो अभी काफी लो है, उसको आगे बरकरार करे। और इसके साथ मैं ये भी याद दिलाऊं आपको, जो सऊदी अरेबिया जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उनकी पूरा कोशिश यही है कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो फर्मली एस्टैब्लिश्ड हो जाए, कि लोग ये ना कहे जो इस्लामिक देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता। और इसलिए पूरा प्रयास मुझे लगता है यही है सारे को, आर्मी का है, ISI का है, राजनीतिक दलों का है, कि लोकतंत्र पाकिस्तान में पूरा कामयाब हो जाए, एस्टैब्लिश्ड हो जाए। वो सबसे पहला कदम होगा कि पाकिस्तान की जो इज्जत इंटरनेशनल वर्ल्ड में है वो पूरा दोबारा ठीक ठाक हो जाए। बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। और इसके साथ साथ अगर बात करें सुब्रतो जी, जिस तरह से अगर बात यहाँ पर सर्वे की जाती है, सर्वे हुआ उसमें मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को मिलती हुई नहीं लग रही है, किसका कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, या दोनों पार्टियां एक दूसरे को करारी टक्कर देने को तैयार हैं? क्या कुछ आगे संकेत मिलते नजर आ रहे? देखिए, भविष्यवाणी बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक टेनिस में बोलते हैं जो एडवांटेज किसका है, वो नवाज शरीफ का है। क्योंकि आप इमरान जी का जो राजनीति है उसमें काफी क्रिकेट का खेल काफी नजर आता है, छक्का लगाने का है, चौका लगाने का है, पर नाइट वॉचमैन का रोल इमरान जी पूरा अदा नहीं किया। उसके मैं कुछ कारण देता हूं आपको जी। पहला कारण यह है उनकी जो पॉलिसी क्या होगी, नीति क्या होगी, उसके बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। जो एक उदारवादी जो छवि जो बहुत जरूरत है आज के दुनिया में, वो भी पूरा वो सामने नहीं रख सके। सिया सुन्नी का जो जितना गड़बड़ा उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तालिबानियों के अगेंस्ट में कुछ नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल सुब्रतो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे जो टक्कर हम कह सकते हैं वो दोनों पार्टियों के बीच में है, लेकिन चूंकि अभी आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ जो हैं उनके जो पत्ते हैं ज्यादा पुख्ता लग रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है क्योंकि चुनावी मैदान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल अगर ताजा स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के नाम के ही मिलते नजर आ रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है। देखिए, नवाज शरीफ एकदम सीजन लीडर हैं, इनका हैट्रिक का टाइम आ रहा है और उन्होंने काफी सैक्रिफाइस भी किया है। 7 साल देश के बाहर रहे, जेल में गए और उन्होंने डट के लड़ा। और देखिए उसके साथ और भी खेल, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान ने भी किया जी। तो पूरा बात यही है, लोगों का विश्वास है जो इज्जत बचाकर हमारे इंटरेस्ट रखकर नवाज शरीफ ही एक आगे ले जाएंगे।
और मुझे जितना तक लगता है जो कॉलिशन जरूर हो सकता है, क्योंकि कॉलिशन हमारे देश में भी हो रहा है, हमारी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें ये स्वाभाविक है कि जब थोड़ा लोकतंत्र जब मजबूत हो जाता है तब वो कॉलिशन गवर्नमेंट की तरफ भी जाता है, और पाकिस्तान में भी उस तरह भी ये नजर आ रही है। फिर भी मैं कहूंगा कि नवाज शरीफ को हम कह सकते हैं कि उनका पल्ला भारी है, उनका पल्लड़ा जो है वो भारी लगता नजर आ रहा है। जो बिल्कुल सही कहा आपने। और अब देखना ये होगा कि आखिर जो तो चर्चा को फिलहाल यहां रोकेंगे, लेकिन फिलहाल सीधा राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। दौलत बेग ओल्डी के क्षेत्र में पड़े हुए थे। बाद में हमारी सरकार ने यह कहा कि अब वह वापस जा चुके हैं, इस समस्या का समाधान निकल चुका है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो भी विश्वस्त सूत्रों के द्वारा हम लोगों को समाचार प्राप्त हो रहा है और मीडिया के माध्यम से भी जो खबर मिली है कि अब डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने हुए थे भारत की सीमा के अंदर, वह सब सारे डिसमेंटल किए जा रहे हैं, वह ध्वस्त किए जा रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। देश की जनता भी यह जानना चाहती है। क्या चीन के साथ कोई बातचीत हुई है? तब उसने अपने पीएलए को, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को वापस लिया है कि क्या हुआ है? यह सच्चाई यह देश जानना चाहता है। जो कुछ भी हुआ है दौलत बेग ओल्डी में, यह चीन का पहला दुस्साहस नहीं है। इसके पहले भी चीन इस प्रकार की कई दुस्साहस कर चुका है। और आज यदि हम देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चीनी सेना आकर जमी हुई है। अरुणाचल पर वो अपना दावा ठोक रहा है और उसकी सबमेरिन्स, पनडुब्बियां हिंद महासागर में चहलकदमी कर रही हैं। और हम्बनटोटा श्रीलंका में, ग्वादर पाकिस्तान में जिस तरीके से चीन ने सी पोर्ट्स बनाया है, वह भी भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ मिला जुलाकर भारत को यह चीन इनसर्किल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह सरकार अपने डिप्लोमेटिक स्किल न होने के कारण, कूटनीतिक कुशलता न होने के कारण इन सब सारे संकटों से इस देश को निजात नहीं दिला पा रही है। हाल में ही हमारे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब बीजिंग की यात्रा पर गए थे। मुझे दुख है इस बात का कि वहां पर जो भी उनकी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है, उन्होंने इन सब सारे विषयों पर कोई चर्चा नहीं की है। मैं सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि सरकार इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की जो चुनौती देश के समक्ष खड़ी हुई है, इससे देश को निजात दिलाने के लिए जो भी गंभीर प्रयास हो सकता है वह किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर पूरी तरह इस सरकार के साथ खड़ी दिखाई देगी। मित्रों, एक तीसरा अहम सवाल भ्रष्टाचार का। मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत की यह पहली सरकार है जिस पर कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे पिछली भी कांग्रेस की सरकारों पर कुछ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस सरकार के ऊपर जितने गंभीर आरोप लगे हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोलगेट, रेलगेट, खेलगेट, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार के ऊपर लगे हैं। कल 2 मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। भारत सरकार के रेल मंत्री और कानून मंत्री दोनों ने त्यागपत्र दिया है। प्रश्न सिर्फ 1 या 2 मंत्रियों का नहीं है, प्रश्न सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। प्रश्न सबसे बड़ा है कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है उससे पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यदि मैं व्यवस्था की बात करता हूं तो इसलिए करता हूं, सीबीआई का मिसयूज इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने किया है, यह पूरी तरह से जगजाहिर हो चुका है। सीबीसी के ऊपर जिस प्रकार के एडवर्स कमेंट किए गए, प्रतिकूल टिप्पणियां इस सरकार के द्वारा की गई, वह भी जगजाहिर है। और साथ ही
कोलगेट के मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, उसकी स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री ने स्वयं अपने यहां बुलाकर, अपने कार्यालय बुलाकर, जिसमें कि कोयला मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे, पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी मौजूद थे, स्टेटस रिपोर्ट की कंटेंट्स में मेजर चेंज किए गए। उस स्टेटस रिपोर्ट की जो आत्मा थी, उसमें ही एक बड़ा परिवर्तन कराने का काम यदि किसी ने किया है तो कानून मंत्री ने किया है। मैं कानून मंत्री जी से भी यह जानना चाहता हूं, जिस कानून मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, यानी अश्विनी कुमार जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया है यह किसको बचाने के लिए किया है, किसके डिफेंस में आपने किया है, यह देश जानना चाहता है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है। मुझे जानकारी यह भी प्राप्त हुई है कि विपक्ष और मीडिया को जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इसके लिए वह जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में लोकलाज का कोई महत्व नहीं है? क्या लोकतंत्र बिना लोकलाज और मर्यादाओं के चल सकता है? क्या राजनीति में नैतिक मानदंडों का कोई स्थान नहीं रह गया है? क्या व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के यदि गंभीर आरोप लगते हैं, प्रथम दृष्टया वह सही पाए जाते हैं, तो क्या वह तब तक त्यागपत्र नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी सामने न आ जाए? ये कैसे हालात बनते जा रहे हैं? क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक भी पद अथवा दायित्व ऐसा नहीं है या नहीं रह जाएगा जो नैतिक मानदंडों के प्रति जनता के विश्वास को जीवित रख सके? प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर जो है सवाल उन्होंने किए हैं। विदेश मंत्री की चीन यात्रा पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और इसके साथ साथ चीन के जो इरादे हैं लगातार संदेह भरे जो हैं वो भी उन्होंने करार दिए हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे, तमाम भ्रष्टाचार घोटालों की जो मुद्दे जो लगातार जिनके आरोप सरकार पर लगते आए हैं उन पर भी कटाक्ष करते नजर आए राजनाथ सिंह। तो अभी आपने सुना राजनाथ सिंह को, उनका कहना है यूपीए के राज में लोगों को नौकरी नहीं। तमाम जो आरोप हैं अक्सर विपक्ष की ओर से सरकार पर लगते आए हैं और एक बार फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने कुछ इसी दिशा की ओर इशारा किया है। सरकार ने जो स्थिति है वो भी गंभीर बना दी है और कांग्रेस ने देश को गंभीर संकट में फंसाया है। तमाम जो घोटाले हैं उनको भी बोलते नजर आए राजनाथ सिंह, उन पर भी कहीं ना कहीं उन तमाम मामलों को लेकर भी सरकार को घेरते नजर आए राजनाथ सिंह। और ये वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम।
क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। स्वागत है आपका। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में मतदान चल रहा है। 272 सीटों के लिए ये मतदान जो है वो हो रहा है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मनन द्विवेदी जी मौजूद हैं, प्रोफेसर सुब्रतो मुखर्जी मौजूद हैं। चर्चा उनसे लगातार कर रहे थे। सुब्रतो जी, आप ब्रेक से पहले आपसे बातचीत हो रही थी और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कौन सी पार्टी का कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है, उस पर लगातार चर्चा थी। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैंने ये कहा जो एडवांटेज नवाज शरीफ का है जी, उसके साथ ये जो चुनाव है इसे बहुत सारी चीजें पर सीरियसली हमें देखना चाहिए। पहला देखेंगे करीबन 96 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां माइनॉरिटी वोट्स जो चुनाव नतीजा आएगा उसको डिटरमिन कर रहा है जी। जैसे हिंदुस्तान में भी होता है। ये हम लोग भी काउंट करते हैं किसको कितना वोट किस कम्युनिटी को मिलेगा और इस बारे में। तो पाकिस्तान में एक पहला दफा ये हो रहा है कि करीबन 15 लाख हिंदूज हैं, करीबन 15 लाख करीबन क्रिश्चियंस हैं, अहमदीयत हैं। ये सारे इस बार टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में भी हम देखते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी हर जगह करता है। और इसके साथ ये भी करीबन तय है कि इनकी जो डिमांड है, जैसे हिंदूज पाकिस्तान में एक चीज डिमांड कर रहे हैं जो 5% सीट हम लोगों के लिए रिजर्व करना चाहिए। और इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती जो पाकिस्तान के सामने है जो माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आप देखे होंगे जो लाहौर में जो क्रिश्चियन एरियाज हैं उधर काफी पहले भी हिंसा हुई थी, काफी लोग मारे गए थे। चर्च में होता है, शिया मॉस्क में होता है। तो मुझे लगता है ये एक लोकतंत्र का जो प्रक्रिया है और उसको बोलते हैं मेडिसोनियन डेमोक्रेसी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका जब आप पूरा प्रोटेक्शन देंगे तभी आपका लोकतंत्र जो डिरेल्ड हुआ है वो रेल के ऊपर आएगा। और मुझे लगता है ये चुनाव ये तय करेगा कि पाकिस्तान किस तरह के लोकतंत्र बनाएगा। और उसमें मुझे लगता है जो पूरा जो डायरेक्शन ये है जो बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ मॉडरेशन उस तरफ जा रहे हैं। जैसे आप नवाज शरीफ का भी जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो लिमिटेड कैंपेन उन्होंने किया, जो पाकिस्तान में जो भी हालत है पूरा ओपन कैंपेन तो कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ बनता नजर आ रहा है? मनन जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पाक मामलों के जानकार हैं, आपको क्या बनता नजर आ रहा है यहाँ? मैं ये आपको इस पूरा जो मुद्दा है इसमें बात करना चाहूंगा कि हम अगर 2008 में जो सरकार बनी थी पीपीपी की, उसका पीएमएल के साथ बहुत अच्छा कोएलिशन था, पीएमएल का कोएलिशन था। तो उस समय बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, जैसे 7th फाइनेंस कमीशन उस समय लाया गया था पाकिस्तान में। उसके बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जो राइट्स हैं स्टेट्स के उनको डिवॉल्व करने की बात की गई थी। और उसमें एक बड़ा मुद्दा आया था नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, वो एनआरओ करके आया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों को उसमें जिनके ऊपर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों को हटाया जाएगा। और इसी मुद्दे के ऊपर पीपीपी और पीएमएल के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो गए थे, बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए थे। और फिर बात ये सामने आई थी कि पीएमएल ने कोएलिशन को छोड़ दिया था, तो उससे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई थी। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस बार भी आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पीएमएल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी और पीपीपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी और इमरान खान की पार्टी थर्ड पार्टी बन के उभरेगी। तो उसमें पर यह है कि जो पहले की जो गलतियां की गई, क्योंकि वो एक तरीके से परवेज मुशर्रफ जी ने जो गलतियां की, जो उन्होंने बातें करी और जो उन्होंने लाल मस्जिद में जो डेवलपमेंट हुआ, और तो उसका एक तरह का फॉल आउट था, उसका एक तरह का कॉन्सिक्वेंस था। और ये कॉन्सिक्वेंस शायद अब देखने को शायद ना मिले, क्योंकि मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस इतने प्रोमिनेंट रोल में नहीं है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरी ये बात कहना चाहूंगा कि जो अमेरिकन इंटरवेंशन है उससे भी ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट में, स्वाट में, पख्तूनवा में और एनडब्ल्यूएफई में जो पहला नाम था, उससे प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि एबटाबाद में जो रेड की गई उससे भी एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ा है, पर वो बात भी अलग है कि अभी एंटी अमेरिकनिज्म कोई मुद्दा नहीं है जितना बड़ा, पर वो लोगों में एक अंडर करंट है। और जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि इमरान खान जी ने थोड़ा एक ऐसी बातें कही कि जिससे वो सेक्युलर इमेज थोड़ी उनकी कम हुई।
तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ जो मनन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ फिलहाल रुकना चाहेंगे। रुक इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करते हैं और बिल्कुल ये जो चर्चा है इस पर जारी रखेंगे और इसके साथ साथ लगातार हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो भी कुछ इस वक्त वोटिंग जो है वो चल रही है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये आशंका पहले भी जताई जा रही थी कि वहां बम धमाके होंगे और वो धमाके हुए हैं और उन धमाकों ने कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उन्हें परेशान जरूर कर दिया है। इसी बीच रुक करें बड़ी खबर की ओर। सीपी जोशी नए रेल मंत्री बने हैं और सिब्बल नए कानून मंत्री बने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिब्बल और सीपी जोशी को, आपको बता दें सीपी जोशी को रेल मंत्री बनाया गया, जबकि कपिल सिब्बल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। कल अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद ये अटकलें तेज हो रही थी कि आखिर किसको यह पद दिया जाएगा, तो कपिल सिब्बल को कानून मंत्री बनाया गया है। और वहीं रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे के बाद रेल मंत्री सीपी जोशी को बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सिब्बल नए कानून मंत्री बने हैं जबकि सीपी जोशी को रेल मंत्री बनाया गया है। तो सीपी जोशी बने हैं नए रेल मंत्री और कपिल सिब्बल बने हैं नए कानून मंत्री। लगातार इस्तीफे की मांग हो रही थी, पहले कानून मंत्री अश्विनी कुमार की और उसके साथ साथ पवन कुमार बंसल की। फाइनली जो इस्तीफा है दोनों ने अपना सौंपा है। कल रात को प्रधानमंत्री को जाकर इस्तीफा सौंपा गया है और इस इस्तीफे के बाद अटकलें तेज हो रही थी कि आखिर ये पदभार किसे मिलेंगे। तो सीपी जोशी को रेल मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, वहीं कपिल सिब्बल को कानून मंत्री बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कपिल सिब्बल नए कानून मंत्री बनाए गए हैं जबकि सीपी जोशी को रेल मंत्री बनाया गया है। तो कपिल सिब्बल नए कानून मंत्री बने हैं जबकि सीपी जोशी को रेल मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। तो ये बदलाव जो है जिसकी आशंका जताई जा रही थी वो बदलाव आखिरकार हो गए हैं। और चर्चा में हमारे साथ मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, सुब्रतो मुखर्जी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, चलो। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर।